आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ में मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, जो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहते हैं। टिकट की दौड़ में वो कहाँ तक पहुँचे। जी शर्मा जी। नमस्कार जी। देखिए, टिकट की दौड़ वाली बात नहीं है। टिकट में लड़ाइयाँ नहीं होती। टिकट एक मांगने का तरीका होता है। सर्वे हो चुके, पहले टिकटें एक दो आदमी से कहने से मिल जाती थी। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी में 4 तो प्रभारी लगे हुए हैं, 2 इलेक्शन के, 2 संगठन के। फिर उसके बावजूद वरिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, फिर वरिष्ठ नेता हैं जैसे मनोहर लाल जी, कृष्णपाल जी और अन्य साथी हैं। वो एक सिस्टम है, वो प्रक्रिया चली हुई है इस समय पे, और उस प्रक्रिया के अंदर सभी ने अपना अप्लाई किया था और सभी कुछ स्टेट गौर के माध्यम से जब कमेटी बैठेगी उसमें निकल जाते हैं, कुछ सबके सर्वे हुए हैं। तो इसलिए दौड़ वाली बात नहीं है, उसमें सब ठीक है। और हम उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट भी देगी, चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। शर्मा जी, राजनीति में कहा जाता है कि टिकटें पैसे के दम पर लाई जाती हैं, चाहे किसी भी पार्टी का नाम लें या ना लें। तो क्या पैसे का भी कोई लेन देन होता है क्या टिकटों में? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आते हैं वो आंधी के आम वाले लोग आते हैं, अगर कोई ऐसा कहता है, और हुआ भी है। कभी कभार कोई किसी का अगर हो जाता हो, ज़्यादातर ये कांग्रेस में चलता है, भारतीय जनता पार्टी में निचले लेवल से लेकर ऊपर तक सभी वर्गों से, चाहे संगठन के प्रकोष्ठ हैं, संगठन के और साथी हैं, सबसे डिस्कस करके और सबका सर्वे करा करके, और वो निजी रूप से भी देखते हैं सब चीज़ें, वरिष्ठ नेतागण हैं जो, उसके बाद ही होता है। कांग्रेस में तो ये है कि वहाँ किसी का वहाँ ठेकेदारी प्रथा है, वहाँ ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से ही वहाँ चला जाता है। चाहे उनका पहले नौकरियों के भी ठेके लेते थे, बात करने के भी ठेके लेते थे, और आगे टिकटों के भी वो ठेकेदारी प्रथा है कि किसके खाते में कितने ठेके में आदमी आते हैं उस हिसाब से लेंगे। इसलिए उनके बारे में तो क्या कहें। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक जो राजनीतिक दल है वो अपने आप में सैद्धांतिक तरीके से और पूर्ण रूप से ठीक तरीके से चलता है। शर्मा जी, आपने 2014 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और जीते थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में कोलैबोरेशन है। तो क्या स्थिति रहने वाली है हरियाणा प्रदेश में? नहीं भाई साहब, देखिए, आपने एमपी इलेक्शनों में देखा होगा कि दोनों ही पार्टी लगभग लगभग 2% से नीचे आ गई। और इस समय पे जो हालात हैं, आज की डेट में 2 ही पार्टियों में इलेक्शन होगा, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। तीसरी जो वोट काटू पार्टी है उनके बारे में कुछ कहना इस टाइम पे संभव नहीं है। या कोई चेहरा मोहरा अगर होगा तो वो अलग बात है, कहीं से कोई चीज़ हो जाती है जिसका अपना अपना भी एक नेतृत्व होता है। बाकी मैं नहीं समझता कि इस समय पर हरियाणा के अंदर उनका कोई ध्येय है, कोई किसी तरीके का माहौल है। इस समय पर वो अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाना चाहते हैं एक दूसरे से मिल कर के। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। शर्मा जी, इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था और अब विधानसभा चुनाव में भी शायद हो कि जातियों के आधार पर चुनाव लड़े और जीते जा रहे हैं। जातियों का जो समीकरण है काफ़ी भारी पड़ता है। नहीं, जातियों का आधार पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत उसमें जातियों का आधार चलता है। बाकी खालिश जाति के आधार पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीत ही जाएगा। अब तक आप ग्राउंड लेवल पर रियलिटी नहीं रखोगे, ग्राउंड लेवल के लोगों से नहीं मिलोगे, ग्राउंड लेवल पे अपना वर्कमैनशिप नहीं होगी, तो वहाँ कहाँ से पॉसिबल है। ये तो कभी कभार कोई आदमी बाई लक कहें या बाई चांस कहें, वो अलग चीज़ें हैं। वरना तो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी होगी, जो रण क्षेत्र के घोड़े हैं वही अच्छे लगते हैं। घुड़साल में तो खड़े अलग बात है कि सजावट करके रख दो, वो रण क्षेत्र के घोड़े नहीं होते। शर्मा जी, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि टिकटें भी जाति के आधार पर कि किस जाति के कितने वोटर हैं उस आधार पर टिकटें दी जाती हैं, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो। और फिर ये भी समीकरण देखा जाता है कि प्रदेश में 90 विधानसभाएं तो किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, तो उनको उनकी जातियों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को कितनी टिकट दी जाए, ये भी काफ़ी मायने रखता है। नहीं तो ये बताइए, इसमें गलत क्या है।
ये तो ठीक है। अगर पार्टी कोई देती है जातिगत आधार पर कि भाई जहाँ मान लो 10% यहाँ ब्राह्मण है, 20% जाट है, तो उनका इतना अधिकार तो बनता भी है कि भाई अपने, कोई गलत तो नहीं है इसमें। ये तो एक राजनीतिक सोच ठीक है कि भाई जहाँ जिसका जितना संबंध है, जिस तरीके से उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, और रिप्रेजेंटेशन के साथ बाकी ये नहीं है कि भाई जो टिकट जातिगत आधार पर सभी पार्टियां उसी क्षेत्र में उसी जाति के हिसाब से देती हैं ज़्यादातर। अब ज़्यादातर जब जातियां उसी के एक जाति बरादरी के लोग हैं तो वो डिसीजन करें, इसमें तो कोई गलत बात तो नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आदमी को जो उम्मीद है भाई प्रदेश में इतने % कोटा, जैसे आज मान लो रिजर्वेशन में भी तो कोटा होता है, वो भी तो दिया जाता है सब। लेकिन वही है कि वोटिंग के टाइम पे फिर जातियाँ ही न केवल, पहले तो धर्म के आधार पर हुआ करता था कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान है, खासकर जो हमारे पलवल और मेवात गुरुग्राम का जो इलाका हुआ करता था, अब वो जाति में भी उप जातियों में बट गया है। ये फलाने हैं, ये गौड़ हैं, ये ब्राह्मण गौड़ हैं, ये भारद्वाज हैं, इस तरह से, या ये डागर पाल हो गई या सहरावत पाल हो गई। ये पालों पर आधारित जो चुनाव है और एक तरह से ध्रुवीकरण होता भी है। हालांकि नई पीढ़ी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज आपको एक चीज़ जान करके बड़ी खुशी होगी कि नई पीढ़ी है ना, उनमें ये जाति बरादरी का जहर कम होता जा रहा है। लोग आपस में उन बच्चों को देखते हैं, हम तो कई बार जैसे इकट्ठे होकर के 50 बच्चे आ रहे हैं तो उनमें सभी बरादरियों के बच्चे होते हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें गौण होती जा रही हैं। और जब हमारा एजेंडा तो टिकट कहीं की मिल जाओ, कहीं कुछ भी हो, जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा ना, जब तक मैं नहीं समझता कि ये खाली जाति धर्म और क्षेत्र के हिसाब से मतलब टिकट मिलती रहे। भाई मेन एजेंडा होना चाहिए कि किस जो मुख्य उद्देश्य है। मान लो आप पत्रकारिता करते ही हो तो आपका भी उद्देश्य यही है कि भाई मेरी पत्रकारिता बेहतर हो, आपके क्षेत्र में अच्छी रेपुटेशन हो। ऐसे ही जो राजनीति करता है, चाहे गांव का सरपंच बने, चाहे जिला परिषद बने, चाहे ब्लॉक समिति बने, चाहे MLA बने, चाहे MP बने, वो उसकी जितना बड़ी पोस्ट पे होता है वो उसका क्षेत्र हो जाता है। उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में आपने क्या एजेंडा आगे का लिया है, किस तरीके से आप आगे विकास कराना चाहते हो, पीछे आपने क्या किया, कुछ कमियां रह गई तो उन्हें कैसे इम्प्रूव करोगे, ये होना चाहिए। ना कि हम भाई भतीजेवाद जाति बरादरी में बट करके अपने क्षेत्र का कबाड़ा कर लें। शर्मा जी, 2014 से 19 तक आप विधायक रहे थे। उस दौरान प्रदेश सरकार के आप साझी रहे थे, एक तरह से बिना शर्त समर्थन दिया था। तो उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपका भी खूब सहयोग किया, सम्मान किया, और प्रदेश के विकास के लिए, यानी कि आपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए खूब पैसा भी दिया। लेकिन आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने ब्राह्मण, अपनी जाति के लोगों का ज़्यादा विकास कराया, आपने जाति विशेष के लोगों का ही ज़्यादा पक्ष लिया और उन्हें फ़ायदा पहुँचाया। गवर्नमेंट कॉलेज कौन से बरादरी कहाँ पे है? मोहना में है? किस बरादरी का गांव है? नर्सिंग डिग्री कॉलेज दयालपुर में है, मेरे अंदाज में जाट बरादरी का गांव है। आप ITI शिकरोना एक ब्राह्मणों का गांव है, तो ITI मोहना जाट बरादरी का जाट बाहुल्य गांव है, बरादरी तो सभी रहती हैं। इसके अलावा फतेहपुर बिल्लोद 36 बरादरी का गांव है। अपग्रेडेशन स्कूल का होता है तो मतलब फतेहपुर का होता है। अगर मान लो कहीं जिसका जितना हक था, आपके सामने ये तो आरोप लगाना, देखें मिथ्या आरोप लगाना, टेकचंद शर्मा जैसे पे भी लगाता है कोई आरोप, तो मैं नहीं समझता कि वो राजनीतिक सोच का आदमी है। अरे भाई, इस दुनिया में आए हैं, सबको साथ ले करके चलो। 102 गांवों के हमको जब एक सिर पे ताज रख दिया तो उसके बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कौन किस बरादरी का है। आज दयालपुर है, बड़े बड़े गांव हैं, मोहना मंडी है, वहीं थी, हमने अपग्रेडेशन कराया उसका। भाई बस स्टैंड बनाया, मोहना में बना। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके अंदर भौगोलिक जियोग्राफिकल तरीके से हमें जहां वो देना बहुत ज़रूरी है। बस स्टैंड को हम उठा के नहीं ले जा सकते, वो तो बनना भी वहीं था। ऐसे ही आप कोई एक तो उदाहरण बताएं जो कहने से, देखिए इस जवान में हड्डी नहीं होती, कुछ भी बोल सकती है। उन साथियों से मैं कहता हूँ कि एक आध ऐसा उदाहरण तो बताएं जिससे कि मेरे को ये अच्छा लगे कि वाकई मेरे से ये गलती हुई है। जब मैंने किसी के साथ जाति बरादरी क्षेत्रवाद धर्मवाद की कोई बात नहीं की। आज BJP की सरकार थी, उस समय पे मैं BSP से बना था,
अटेरना है, घाघोट है, ये लदियापुर है, कितने काम हुए हैं। ये कहाँ धर्मवाद था यहाँ। ये सब भाई तो मतजन अपने ही थे। हमने कभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में, ना कभी सोचेंगे। अच्छा शर्मा जी, आज विकास से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, बेरोज़गारी का। युवा हैं जो रोज़गार की तलाश में है, लेकिन उनको प्रॉपर रोज़गार नहीं मिलता। और पहले की सरकारों में आपको पता है कि इनेलो की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, उस टाइम पे जो नौकरियां थी विधायक हों, एमएलए हों और मुख्यमंत्री को रहमो कर्मों पर मिलती थी, ना कि योग्यता के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योग्यता के आधार पर नौकरी देने की प्रथा शुरू की है। तो वो जो प्रथा है जो युवाओं का जो वोट लेने में आपको कहीं आड़े तो नहीं आएगा कि नेताओं के हाथ में कोई नौकरी तो है नहीं, ट्रांसफ़र तो है नहीं, तो किस तरह से आपका जो संघर्ष इस चुनाव में हो रहा है? इसमें नुकसान क्या है? नेताओं को अगर मान लो किसी 90% वाले के बच्चे को काट करके 70% वाला बच्चा लगता है, तो ईमानदारी से बताइए कि 90% वाले को दुख होगा या खुशी होगी? दुखी होगा। अगर हमने 1,45,000 नौकरियां 10 साल में दी, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जब जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी 4 से 14 तक, आप डाटा निकलवा लीजिए, कुल मिला करके 28,000 नौकरियां दी। ये जो बात करते हैं, हिसाब मांगते हैं, हम भी हिसाब मांगते हैं कि हमारा पैसा कलेक्शन कितना हुआ था, कितना पैसा फरीदाबाद में लगाया, कहाँ पे कितना पैसा रोहतक में गया। यूथ की बात देखिए, आपने एक बहुत मार्मिक सवाल पूछा है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बेरोज़गारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक मुँह बाय खड़ी हुई है। और बेरोज़गारी ऐसे नहीं हल हो सकती कि मैं मान लो 5, 10, 50, 100 बच्चे भी लगा दूँ। ये सब ड्रामाबाजी है। इसके लिए हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज आईएमटी में जैसे रोज़गार है, डी कंट्रोल एरिया हुआ हमारा यहाँ अपना दूधौला, पृथला, बघौला, ततारपुर, देवली, यहाँ पे बच्चे लगते हैं। ऐसे ही हमें जेवर कट मंजूर हो चुका है माननीय कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से। उसके बावजूद जो ये एरिया बचता है, इसको डी कंट्रोल करा करके सबके जियोग्राफिकल तरीके से ये बहुत नज़दीक पड़ता है, चाहे बॉम्बे बड़ौदा हाई हो, केजीपी हो, केएमपी हो, या मथुरा आगरा रोड हो, जेवर एयरपोर्ट का रोड हो, सारे एक्सप्रेस वे बन चुके हैं। उस एरिया को डी कंट्रोल करा करके वहाँ अगर इंडस्ट्रीज हज़ारों की संख्या में इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, तो अगर मान लो 10-10, 20-20 बच्चे भी हमारे क्षेत्र के लगेंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। आप नौकरी की बात आपने छेड़ी कि भाई कांग्रेस के टाइम की नौकरियां देख लो, और आज हमने तो एक ऐसा पौधा लगाया है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के रूप में, 4,000 बच्चे अब तक लग चुके हैं। 3-4 हज़ार बच्चे हर साल लगने हैं उसमें, 52 कोर्स हैं और वहीं से सीधी अपॉइंटमेंट होती हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे भाई कोशिश कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का एक टेक्निकल सक्षम तरीके से जब तक स्किल्ड मतलब वर्कर नहीं होगा, जब तक नहीं चलेगा। इसलिए पहले ग्रेजुएशन एमए बीए होती थी, आजकल हम कहते हैं कि भाई सब चीज़ें छोड़ो, नर्सिंग डिग्री कॉलेज है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, आईटीआई हैं, इनमें पढ़ो जिससे कि आगे चल के रोज़गार खोल सकें, रोज़गार देने वाले बनो। आपने स्किल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया और कहा कि 3 से 4 हज़ार बच्चे हर साल वहाँ पे लगेंगे, लेकिन उसमें पृथला विधानसभा क्षेत्र के बच्चों की पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी? 5 से 7%, तो कितना प्रतिशत आएगा उसमें? ये आप कैसे कह सकते हो 5 से 7%? देखिए, यहाँ कोई जम्मू कश्मीर का बच्चा तो आएगा नहीं। यहाँ मैक्सिमम बच्चे, आज भी आप देख लीजिए, 60-70% तक हमारे फरीदाबाद का बच्चा है, 70% तक बच्चा, हमने अभी डाटा पता किया है। अभी तक तो 90% चल रहा था, बाकी अब की बार बाहर का भी कुछ बच्चा आया है कंपटीशन में। बाकी 70-80% बच्चा हमारा यहाँ पृथले क्षेत्र का, पलवल क्षेत्र का, बल्लभगढ़ क्षेत्र का, इसी क्षेत्र का है। जिस क्षेत्र में कोई अब मान लो बंगाल से और बिहार से तो यहाँ कोई पढ़ने आएगा नहीं, अपने क्षेत्र में वहाँ पढ़ाई करेगा। नहीं, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, पूरे देश से कहीं से भी आ वहीं से सकते भी हैं। आ सकता है, आने को हम रोक नहीं सकते। बाकी जब अगर मान लो हमारे क्षेत्र में, तो वहाँ की मतलब फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को मिलता है। अच्छा शर्मा जी, बात करते हैं यहाँ पर नैनपाल रावत हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं और सरकार के साथ रहे 5 साल। तो उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है भाजपा का, तो मैं चुनाव आज़ाद लड़ूंगा। क्या कहना है आपका नैनपाल रावत के बारे में? भाई हर आदमी अपना स्वतंत्र है, आज़ाद लड़ें, अच्छी बात है। उन्हें तो एक आदत सी भी पड़ गई है
अच्छी बात है। उनको एक सिस्टम बना हुआ है। हमेशा हर बार आंधी के बेर कभी भी हर बार नहीं मिला करते, एक आध बार मिल जाते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। और हम तो चाहेंगे कि वो चुनाव लड़े, और आमने सामने की लड़ाई होगी तो उसमें चुनाव में चलेगा। अच्छा, एक और नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, विजेंद्र नेहरा जी, उनके बारे में क्या, वो भी कह रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगी। नहीं, देखिए, जब तक टिकट नहीं मिलती है हर आदमी आशान्वित होता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं, वो एक वरिष्ठ नेता हैं और संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं। उनके बारे में चाहे वो कुछ भी कहें, मैं कुछ नहीं। और अच्छी बात है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। अपना जैसे जैसे समय आएगा उस हिसाब से आगे देखते हैं। अच्छा शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली जी, उन्होंने चुनाव आयोग से लिखित कंप्लेंट दी है, एक तरह से एक आग्रह किया है कि चुनाव की तारीखें बदल दी जाएं। उनके जो भी रहे होंगे कि लगातार 6 दिन छुट्टियां होने के कारण से कुछ लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं, ऐसे में वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, तो आगे या पीछे करने से क्या कुछ फ़ायदा कुछ होगा, क्या नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, मतदान का अधिकार हर नागरिक को है, और हमारा चुनाव आयोग वो कहता है कि भाई अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए। अधिक मतदान होगा तो उतने हिसाब से आगे चल के लोगों का एक विचार, लोगों का एक व्यवहार जो चुन के भेजेंगे उन पे भी असर पड़ता है। और जब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इसमें कोई गलत नहीं है। आज इसको कांग्रेस ये कहती है कि डर गए, फलाना हो गए। अरे 2 दिन में डरने से और 4 दिन में डरने से कोई वो नहीं है। जब छुट्टियां हैं और मतदान का प्रतिशत अगर कम रहे तो ये भी गलत है ना। या तो हमारा इतना लगाव हो कि हम उन लोगों को रोक करके छुट्टी वाले दिन कोशिश की जाती है कि भाई कम से कम मदद जाना लोग बाहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जब 5-6 दिन छुट्टी हो जाती है तो कई बार किसी को कहीं गाँव बाहर जाना है, कहीं कुछ करना है, घूमने निकल जाते हैं। तो इसमें गलत क्या लिखा है भाई? इसमें तो ठीक लिखा है कि 1 दिन आगे, 2 दिन आगे, 3 दिन आगे कर दो, या उससे पहले भी कर लो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि भाई उसमें कोई उन्होंने कहा हो। तो ये चीज़ें अननेसेसरी जो ये करते हैं, जिस तरीके से एक ड्रामा शुरू कर देते हैं कांग्रेस वालों को, काम धाम तो कुछ है नहीं। उन्हें कुछ किया होता तो उन्हें पता होता। उन्हें तो सिर्फ ये है कि बीजेपी से कैसे मतलब जाना हमें वो ड्रामा शुरू किया जाए, उस तरीके से उनका माध्यम रहता है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अच्छा शर्मा जी, कुछ बातें और हैं लोगों के बीच में, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री, ये कैसे मुख्यमंत्री जिनको ये नहीं पता था कि चुनाव की डेटें कब तय की जाएंगी, यानी कि चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तिथियां घोषित की थी, उन तिथियों के बारे में मुख्यमंत्री को दोपहर तक भी पता नहीं था। लोग कह रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री उनको पता ही नहीं। ये चीज़ें, ये तो एक अच्छी परंपरा है। चुनाव आयोग अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र एजेंसी है। वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो राष्ट्रपति के अंडर काम करता है। इसका मतलब ये जो झूठ आरोप लगाते हैं जो ये कांग्रेसी, इसका मतलब गलत लगाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं, हमारे किसी अन्य साथी को पता नहीं, पदाधिकारी को पता नहीं, और चुनाव आयोग मीटिंग करके कह देता है। क्या बुराई है इससे? बड़ा आप लोग क्या मतलब जाना स्वतंत्र एजेंसी के बारे में इससे बड़ा क्या सोचेंगे कि एक मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहा है और उसे ये पता नहीं है कि भाई आज चुनाव आयोग की डेट घोषित होगी। स्वतंत्र एजेंसी है, वो महीना भर पहले भी करा सकता है, महीने भर बाद भी, बात तो नहीं जा सकता। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीने के अंदर अंदर कभी करा सकता है। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, और कराया उन्होंने। अगर चुनाव आयोग ने ये डेटें दी, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री से ये चीज़ पूछी जाती तो मुख्यमंत्री जी बताते नहीं क्या उस समय पे कि भाई ये 5 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं तो 1-2 दिन आगे कर ली जाए? ये तो चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, उसने जो डिसीजन लिया वो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और हमने लिख के दिया, माने माने ना माने, हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से बोला गया है, माने माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा शर्मा जी, आपका चुनाव लड़ना निश्चित है? देखिए, मेरे हाथ में नहीं है, ये जनता जनार्दन के। हमने पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़ा था। कारण क्या था कि जब टिकट नहीं हुई थी तो हमने उस टाइम पे विड्रा कर लिया था। अब हमारे साथी, जब हमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जिस तरीके से उनका वो है, सर्वे है, सब चीज़ें हैं,
तो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे हैं, और तो कोई दूसरा काम तो है नहीं, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं दूसरी। और यदि भाजपा की टिकट नहीं मिलती तब? ऐसे नकारात्मक क्वेश्चन जिस दिन डिक्लेयर हो जाएं उसके बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। नकारात्मक सोच को पॉजिटिव रखो। क्यों नहीं मिलेगी टिकट, किस वजह से नहीं मिलेगी, कोई कारण तो बताएं हमें। या तो हमने कोई पार्टी के साथ बगावत की हो, या हमने किसी काम नहीं किए हों इलाके में, या हमारी सर्वे रिपोर्ट गलत हो, या हमारा व्यवहार कुशलता नहीं हो। तो यार जब तक हम ज़बरदस्ती उसको कहें कि नहीं मिले, अरे नकारात्मक सोच मैं नहीं रखता, मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रखता हूँ। कोई मेरे यहाँ आता है, उसकी क्या है, वो गुस्से में आया है, तो उस पर भी ये सोचो कि भाई इसके पीछे, गुस्से के पीछे कारण क्या है जो इसको इतना गुस्सा आ रहा है। उसको सोचोगे तो मेरे अंदाज में 2 मिनट में फैसला भी हो जाएगा और उसका माहौल भी ठीक हो जाएगा। ऐसा है, इस तरीके की नकारात्मक सोच मैं अपने यहाँ नहीं रखता हूँ। आपके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। और तीसरी बार हरियाणा के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और सरकार पूर्ण रूप से अच्छे विकास कार्य किए हैं और आगे इसको कंटिन्यूस रखेगी। तो ये थे हमारे साथ में टेक्सन शर्मा। इनका दावा है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तीसरी बार फिर से बनाएंगे और नायब सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे। और इनका भी अपना पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट इन्हें मिलेगी और टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ेंगे तो इनकी जीत निश्चित है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने साथी कैमरामैन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।